उसमें क्या क्या हमने कर लिया था? क्लास इंटरवल निकाल लिया था हमने। अच्छा जी। अब बच्चों, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी बोला। मिड पॉइंट पढ़ लिया था, क्लास इंटरवल पढ़ लिया था। अब बच्चों अगला पॉइंट लिखे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका मकसद क्या है बच्चों? परसेंटेज फाइंड करना। मतलब फर्ज करें बच्चों, एक क्लास में टोटल बच्चे हैं 30। कितने बच्चे हैं? 30। और टॉपर है 5। टॉपर कितने हैं? 5। एक दूसरी क्लास है, उसमें बच्चे हैं 100। कितने बच्चे हैं? टॉपर है 5। तो क्या दोनों क्लासेस बराबर है? टॉपर तो बराबर है। नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो टॉपर बच्चे दोनों क्लासेस में क्या है, लेकिन दोनों क्लासेस बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो दोनों क्लास में 5-5 बच्चे हैं। जारी तौर पे तो दोनों क्लास में बच्चे क्या हैं, टॉपर बच्चे क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, पहली क्लास में जो टॉपर बच्चे हैं पूरी क्लास का 16% है। कितने परसेंट है? और दूसरी क्लास में 5%। तो पहली क्लास का रिजल्ट दूसरी से 3 गुना बेहतर है। तो 30 में से 5 टॉपर हैं और वहां पे 100 में से 5 टॉपर। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि समटाइम्स सिर्फ नंबर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते कि पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर दो सेक्शन को आपस में कंपेयर करना हो तो नंबर पे डिपेंड नहीं कर सकते। उसमें बच्चों फिर हमें क्या करना होगा, परसेंटेज निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? परसेंटेज। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, ये परसेंटेज को शो कर दी है। किसको शो कर दिया? मतलब वैसे देखा जाए पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कितने परसेंट बच्चे हैं, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे 100 पे। किस पे डिवाइड करेंगे? 30 पे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? तो ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई? दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं? 26 कैसे आया? 8 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ गई बात? तीसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं? 2%। सोचते हो? और कितने परसेंट है? सबको अकल आ गई है? सोच के जिनको अकल नहीं आई वो कैलकुलेटर पकड़े। चौथी क्लास में कितने बच्चे हैं? पांचवी क्लास में 16 पॉइंट। ये कैसे निकला? अच्छा, इन सबको जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। सोच लो।
और समझ आ गया है। और तमाम परसेंटेज को जमा करके आंसर क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। और ठीक है, अच्छा जी। रिलेटिव एनालिसिस सबको समझ आ गई बच्चों? अब बच्चों आई का आप उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दे और आपसे के टोटल फ्रीक्वेंसी निकालो, निकालेंगे? निकाले जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आंसर आएगा जी? आंसर आया सबका? क्या आया जी? 25 आया। क्या आया जी? दूसरा सवाल देखें। फ्रीक्वेंसी दी गई है, टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। क्या आंसर आएगा? तीसरा सवाल, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है और टोटल फ्रीक्वेंसी पता है। हाँ जी, और सबको समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब बच्चों नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, ऐसी है ना, एक्यूमुलेट। ये जो क्यूमुलेटिव का वर्ड है ना, ये एक्यूमुलेट से ही निकला हुआ है। मतलब इसका क्या है? इकट्ठा करना। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों दो तरह की होती है, कौन कौन सी? लेस देन और मोर। पहले समझते हैं लेस देन क्या है, फिर उसके बाद मोर देन को देखते हैं। अब बच्चों देखो, पहली क्लास में कितने बच्चे हैं? 5। दूसरी क्लास में? और 5 और 8 को अगर इकट्ठा कर ले तो पहली क्लास में बच्चों 5 बच्चे हैं, लेकिन पहली और दूसरी दोनों को मिला ले और फिर इसको भी मिला ले और फिर इसको भी मिला ले और फिर इसको भी मिला ले समझ आ गई सबको? ये 5, 13, 19, 25, 30 कहाँ से बना है, समझ आ गई सबको? अच्छा, जब इसको समझना है इसका मतलब क्या है। अब बच्चों मुझे बताओ, पहली क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके 9.5 नंबर हो? क्यों? समझ आ गई बात? इसका मतलब पहली क्लास में जो भी बच्चे होंगे वो 9.5 से नीचे नीचे ही होंगे। ठीक हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं 9.5 से नीचे टोटल कितने बच्चे हैं, तो क्या आंसर होगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 19.5 से नीचे कितने बच्चे हैं? 8 है। यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है। समझ आ गई बात? ये 5 ऐड क्यों हो रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 29.5 से नीचे, समझ आ गई बात? अगर मैं आपसे पूछूं 39.5 से नीचे, और अगर मैं आपसे पूछूं 49.5 से नीचे, तो ये लेस देन है कि मोर देन है? लेस देन की बात हो। समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट। अब मोर देन बच्चों नीचे से सोचेंगे,
आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब सेकंड क्लास की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 11 कैसे आया? और ये 6, और ये 8, और ये 5। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? बोलो तो सही। अच्छा जी, अब बच्चे इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 39.5 से ऊपर कितने बच्चे हैं? लॉजिक समझ आ गई? 29.5 से ऊपर, 19.5 से ऊपर, 9.5 से ऊपर, और -0.5 से ऊपर। बात बनेगी ना? मतलब -0.5 की तो कोई वैल्यू नहीं सवाल में, तो सारी वैल्यू से ऊपर ऊपर ही है। तो क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बच्चों ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, सवाल है आपसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पासिंग मार्क्स हैं 29.5, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 29.5। आपने मुझे बताना है कि इस क्लास में कितने बच्चे फेल हुए। 11 फेल हुए। शाबाश 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 शाबाश। कितने फेल हुए? तो फेल होने वाले बच्चों को कहाँ पे देखना है आपने? लेस देन में। ये पॉइंट सबको समझ आया? क्योंकि फेल वही होगा जिसके नंबर 29.5 से ज्यादा होंगे। समझ आ गई? अगला सवाल, अगर 29.5 पासिंग मार्क्स हैं तो कितने बच्चे पास हुए? 17 हुए। 17 कितने क्या? मतलब 19 फेल हुए ने तो 17 पास हुए ने, तो टोटल बच्चे 3 है। अकल आ रही थोड़ी सी? 19 फेल हुए, 17 पास हुए, तो टोटल 3 है। ये थोड़ा सा है, तो तुम डॉक्टर बनना सी है। 3 च 19 फेल, 17 पास। तो समझ आ गई बात? तो 11 कैसे ढूंढा आपने? कहाँ देखेंगे? मोर देन में देखेंगे, वहां पे तो 17 लिखा हुआ है। उसका 29.5 ये लिखा हुआ है। अकल आई है? मोर देन का 29.5 जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो अकल आ गई सबको? लेसन मोर देन समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, अब अगला जो सिनेरियो है ना वो कुछ ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा दूसरी चीज क्या पढ़ी थी भला प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में? क्या पढ़ा था? स्टेम एंड लीव डिस्प्ले। अच्छा जी, अब बच्चों जरा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखें। आपके पास बच्चों का डाटा था, आपने टेस्ट चेक किए, नंबर आए, नंबर को आपने इस टेबल में डाल दिया। तो जो रॉ डाटा था वो आपने कहीं फेंक दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ग्रुप डाटा या सेकेंडरी डाटा बना लिया। ठीक है, आपने एक रिपोर्ट बना ली, बस अल्लाह खैर, रॉ डाटा का क्या करना, चार डालना है, तो आपने फेंक दिया। महीने बाद एक बच्चा आया और उसने कहा कि मेरे 47 मार्क्स आए। टेस्ट उसके पास कोई नहीं, बच्चा आया है और उसकी माँ ये साथ। अब मेरा पुत कहता पे मेरे 47 नंबर आए ने, तो सानू अपने पुत का पता है कि ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ नंबर आए थे? टेस्ट उसके पास कोई नहीं। हाँ जी, तो क्या आप बता सकते हो उसके 47 आए भी थे कि नहीं आए?
वो डाटा ओरिजिनल जो डाटा था वो गायब हो गया, आपके पास सिर्फ ये अवेलेबल। तो उसके 47 आए थे या नहीं आए थे, ये पता कर सकते हैं? कैसे कर सकते? हाँ। तो अकल आ रही है? तो ये बच्चों इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेशन है। किस बच्चे के कितने नंबर आए थे यहां से कभी पता, क्या पता चल सकता है मैक्सिमम? तो 40 से लेकर 49 से 5 बच्चे थे। अब उन पांचों में ये है कि नहीं, हमें नहीं पता। नहीं समझ आ रही? अच्छा, तो बच्चों अब फिर इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। तो फिर दूसरा एक और तरीका भी है डाटा को क्लासिफाई करने का, वो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बच्चों कहता है कि आप जरा गौर से देखो तो आपके नंबर के दो टोटे हैं। कितने टोटे हैं? दो। एक इकाई का हिस्सा, एक दूसरा दहाई का हिस्सा। और पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से नाम सुना कि नहीं सुना? या यहाँ पे कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए हैं? मुझे लग रहा है कोई अंग्रेज बैठे हुए हैं। इकाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। हाँ, तो क्या बोलते हैं? अंग्रेजा का लाद ने। ठीक है जी। इकाई के हिस्से को बच्चों कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट। और दहाई के डिजिट को 10th प्लेस डिजिट कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो इस सवाल में या इस वैल्यू में यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है? अन्य हो। किन्ने टू किन्ने क्या है? लभदा ही नहीं पे। आवाज आई है मैनू टू। अरे जेरे बोल रहे ने सदे खबे वेखन ने। किधर गया? किड्डी वड्डी फिल्म आने कसम। फिर कहते ने साढ़े जेरे पॉलिटिशियन ने 2 नंबर। आप ही वेख लो तुसी किहो जे। है नहीं? इकाई का हिस्सा कौन सा यहाँ पे? और यूनिट प्लेस 6 के 2। और दहाई का हिस्सा 2। और 10th प्लेस डिजिट। अकल आ गई सबको? अब बच्चों स्टेम में लीफ डिस्प्ले ये कहता है कि जो इकाई का हिस्सा है ना उसको लीफ मान लें, और जो दहाई का हिस्सा उसको स्टेम मान। तो इसकी बेस पे डाटा क्लासिफाई कर लें। अकल आ गई? बोलो 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 बोलो। अच्छा, अगर सिर्फ अब हम सिर्फ स्टेम को देखें, सिर्फ स्टेम को, तो सबसे बड़ा स्टेम कौन सा है इस डाटा में? सबसे बड़ा स्टेम कौन सा है इस डाटा में? तो सबको अकल आ गई कि 9 है? 9 की आवाज आई है मुझे। 4 है कि 9 है? सबसे छोटा स्टेम कौन सा है? सोच के सोच के सोच के। लड़ाई पे आ गई। सोच लो, सोच। शाबाश शाबाश शाबाश। 0 है कि 1 है? अच्छा, अगर बच्चों सबसे छोटा स्टेम 1 होता तो इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू फिर आपके पास इस डाटा में कौन सी होती? 10 होती। अगर सबसे छोटा स्टेम 1 है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती? 10 से छोटी वैल्यू होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या इस डाटा में आपको 10 से छोटी वैल्यू नजर आ रही है? इसका मतलब है सबसे छोटा स्टेम 1 तो नहीं है। अकल आ रही है थोड़ी सी? और सबसे छोटा स्टेम 0 है। फर्ज करो ये वैल्यू होती, उसके साथ अगर दहाई का डिजिट होता तो कौन सा होता? 0 होता ना, कि 1 होता? सबसे छोटा स्टेम इस डाटा में 0 है। और आपको पता है कि इस तरफ जितने मर्जी 0 लिखें
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ लिखा तो है ही नहीं, तो लिख भी लेते तो कुछ होता नहीं। समझ नहीं बात। तो सबसे बड़ा स्टेम कौन सा है और सबसे छोटा स्टेम कौन सा है? तो बच्चों 0 से लेके 4 तक क्लासेस बना लें, कितनी बनेगी? सोच के 0 से लेकर 4 तक कितनी क्लासेस बनेगी? 5 क्लासेस बन गई। यहाँ पे आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि रेंज क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस क्या बनानी है, वो सब कुछ खत्म हो गया। करना क्या है? क्लासेस कैसे पता चलेंगी कितनी बननी है? हाईएस्ट और लोएस्ट टाइम देखना है और गिनती शुरू कर देनी है। जितनी क्लासेस बनती है बनती जाए। समझ आ गई? अच्छा जी। तो पहली क्लास कौन सी होगी? 0 वाली। दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्लियर? इतनी क्लासेस बनेंगी। अच्छा, अब अगला पॉइंट, इस डाटा को उन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब पहली वैल्यू क्या है कि किस क्लास में जाएगी? दूसरी क्लास में जाएगी। क्यों बोला? क्योंकि वहां पे स्टेम 1 लिखा हुआ। अब बच्चों आपने करना यह है कि सिर्फ इकाई का डिजिट जो है ना, वो आपने दाएं तरफ लिखना है। बाएं तरफ स्टेम कितना लिख चुके हैं आप? 1 लिख चुके हैं ना? तो 1 के सामने 15 नहीं लिखना आपने। क्या लिखना है? ये तो स्टेम आप लिख चुके हैं। समझ आ गई है? लीफ वाली साइड पे सिर्फ आपने लीफ लिखने। तो इसमें लीफ कौन सा बन रहा है? अब ये वाली वैल्यू कहाँ लिखेंगे? तीसरी क्लास में, जिसमें स्टेम क्या लिखा होगा और लीफ क्या होगा। लॉजिक समझ आ गई सबको? तो बच्चों सर स्टेम में लीफ डिस्प्ले बनाया जरा जल्दी करें। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, इसे मैच करें, शाबाश। हाँ भाई, सब अपने अपने नंबर पूरे कर लो भाई। यही है। अच्छा जी। अब बच्चों सवाल कई तरीके से आ सकता है आपको। पहले तो ये आपको डाटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा स्टेम में लीफ डिस्प्ले बनाए, बना लेंगे, तो मसला। अब उल्टा सवाल भी आ सकता है कि आपको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले दिया हो और आपसे पूछा जाए बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? हाँ जी, तो 43। तो रही बात। अच्छा, वो जो बच्चा कह रहा था मेरे 47 नंबर आए हैं, वो पकड़ा जा सकता है? अब आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर ओरिजिनल डाटा गुम भी जाए तो कोई मसला है? अब दोबारा ओरिजिनल डाटा बना सकते? नहीं, बात समझ। अच्छा, कोई बच्चा 10 साल बाद भी आए तो भाईजान मेरे नंबर ऐसे ही चेक कर लेंगे कि नहीं? कोई मसला? ठीक हो गया जी? अच्छा जी।
अगला पॉइंट, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 0। बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही थी, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही थी कौन सी है? 8, 18 और सबको कल आ गई? नजर भी आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? क्या नजर आना या ना आना इसका ताल्लुक मेडिकल या इंजीनियरिंग से है? समझ आ गई? तो क्या चवल हमारे साथ, मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं मेडिकल में था। डड्डू तो नजर आ रहा है मुझे, नंबर नजर नहीं आ रहे। और ठीक हो गया? तो डॉक्टरी वाले बहाने बनाने छोड़ दो कि सर हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हमें क्या पता, ये जो आप दो गोले बना रहे हैं ये क्या चीज, हमें नहीं पता। तो क्लियर है सबको? अच्छा जी, अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाटा में मोस्ट मिडिल वैल्यू कौन सी है? मिडिल वैल्यू 25 है। तसली ना इस डाटा में मिडिल वैल्यू हाँ जी। हाँ जी, कैसे निकाला जी आंसर बताएं? इस डाटा में टोटल बच्चे कितने हैं? तो सेंटर में कौन सा बच्चा होगा? 15वां होगा ना? सोच के तो वैल्यू का दी है बच्चे दे, कादी दी वैल्यू है। तो पहले बच्चे से करोगे तो नंबर आएंगे ना। बच्चे कितने हैं? 50, 30, ऐसी है। तो जो 15वां बच्चा होगा वो बेसिकली मिडिल में आ रहा है, उसके जो नंबर होंगे वो मिडिल मार्क्स होंगे। नहीं समझ आई? कोई अकल आ गई सबको? अब 15वां बच्चा आपने ढूंढना है बच्चों, ऊपर से ढूंढते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ आ गई? अगर ये सेंटर में है तो फिर दोनों तरफ से सेंटर में होना चाहिए। सेंटर का मतलब क्या है? जहां से मर्जी मैयर करो वो सेंटर होना चाहिए। अब यहां से भी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है जी? इसका मतलब है सेंटर में दो वैल्यू आ रही है, वहां से 15 वैल्यू कोई और है, यहां से 15 वैल्यू कोई और है। तो फिर इनका भी सेंटर निकालना होगा। अब इनका सेंटर कैसे निकालना? इन दोनों को बच्चों जमा कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो सबसे जो प्रिसाइज एक्यूरेट जो सेंटर आएगा, क्योंकि सेंटर में एक ही वैल्यू होती है, दो वैल्यू नहीं हो सकती, दो चीजों को सेंटर नहीं कह सकते। नहीं बात लगी?
कि लाहौर का सेंटर है भी है तो लाहौर सेंटर है भी है, दो सेंटर नहीं हो सकते। तो ठीक है, तो अगर दो सेंटर हो तो फिर उनका सेंटर बनाना पड़ेगा। वो कहेंगे पूरे लाहौर शहर का ये सेंटर है। और बोलो तो सही। तो बच्चों फिर सेंटर क्या बनेगा? 23 पॉइंट, चाहे उस सेंटर पे कोई वैल्यू हो या ना हो, सेंटर वही है। नहीं समझ लगी? ठीक है ना? हाँ जी, तो सेंटर से पूरा सेंटर ही है। वैल्यू आगे पीछे हो तो आपको क्या करना है? उसको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे आपने वो वैल्यू नहीं लिखी होंगी जो मैंने लिखी हुई है, नजर आ रहा है? इसका मतलब क्या है? मैंने अरेंज की है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर मैंने वैल्यू अरेंज नहीं की, नीचे वैल्यू मैंने वैल्यू अरेंज नहीं की। क्यों? ऊपर मैंने वैल्यू अरेंज क्यों नहीं की, नीचे मैंने वैल्यू अरेंज क्यों नहीं की, सिर्फ यहाँ पे क्यों की? क्योंकि मिडिल वैल्यू यहाँ पे है। देखो ऊपर वाली वैल्यू मैं अरेंज कर भी लूं तो सेंटर तो यहीं पे निकलना ना। नहीं बात समझ लगी? अगर ये लाहौर है बच्चों तो सेंटर यहाँ पे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। नहीं समझ आई? इसका मतलब है आपको डाटा अरेंज करना पड़ेगा, तभी आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है ना? आपने कोई और वैल्यू लिखी होगी, मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखी है, और वैल्यू वही है, बस अरेंजमेंट चेंज है। अरेंजमेंट मैंने क्यों चेंज की? मिडिल वैल्यू मैंने निकालनी है। अगर मैंने 9 लिखा हो दूसरी जगह पे और 8 लिखा हो तीसरी जगह पे, तो मेरा सेंटर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहले वैल्यूज को अरेंज करना होगा। समझ आ गई ना? ऊपर नीचे मुझे सेंटर वैल्यूज को अरेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ निकलना नहीं, अरेंज कर भी लें। समझ आ गई बात? तो अगर आपको डाटा इस तरह से दिया जाए जो अरेंज नहीं था, तो जहां पे 15वीं वैल्यू निकल रही है पहले आपने उसको अरेंज करना। याद रहेगी ये बात? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस डाटा में टोटल वैल्यूज कितनी है, कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? ओरिजिनल डाटा तो आपके पास है ही नहीं, किसको काउंट करेंगे? टाइम को भी करेंगे। फर्ज करो यहाँ पे 5 लिखा हो और आगे कुछ ना हो, तो फिर तो वैल्यूज 31 हो रहेंगी। क्यों? 5 तो लिखा हुआ है, तो बात हो लगी है। 5, 6, 7, 8 जो मर्जी लिखा हो, ये काउंट नहीं होगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 50, 60, 70, 80 में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात होने लगी। ये नहीं है कि अगर लीफ कोई नहीं तो स्टेम काउंट करना शुरू कर दें। तो बोलो तो सही। भूख लगी हो, रोटी ना हो, तो ईंटें खाना शुरू कर देंगे। भूख तो लगी उनकी करिए। हाँ मतलब स्टेम लीफ नहीं है तो स्टेम काउंट करना शुरू कर दें। भैया अपना असूल तो चेंज ना करो। तो ठीक हो गया। स्टेम में लीफ डिस्प्ले समझ आ गया बच्चों? अच्छा जी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ ली, स्टेम में लीफ डिस्प्ले भी पढ़ लिया, और क्या था? उसके बाद क्या है? उसमें क्या पढ़ा पहले? पहले चार्ट पढ़ा के ग्राफ? ग्राफ में पहले क्या है? हिस्टोग्राम। चलो जी हिस्टोग्राम की बात करते हैं। अच्छा जी बच्चों, फर्ज करो अब आपको डाटा रॉ फॉर्म में नहीं दिया गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया गया।
किसकी फॉर्म में दिया गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया गया। और आपसे कहा जा रहा है कि इसको हिस्टोग्राम में, ग्राफ में कन्वर्ट करें। ओके, अब आपको डाटा दिया गया बच्चों, ये जो आपके सामने डाटा दिया गया, ये क्लास लिमिट्स है कि क्लास बाउंड्री है? कैसे पता लगा? ऊपर अगर ना लिखा हो तो फिर हाँ जी, ये क्लास लिमिट्स है कि क्लास बाउंड्री है? कैसे पता लगा? जहाँ पे पहली क्लास खत्म हो रही है वहीं से अगली क्लास, तो ये कौन सी क्लास बाउंड्री? समझ आएगी सबको? और आगे साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ओके, हिस्टोग्राम बनाते वक्त वो बता रहा है आपको कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखना है, क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। तो बच्चों आपके पास क्लास बाउंड्री भी है और फ्रीक्वेंसी भी। अब आपको पता है ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो आप एक्स एक्सिस भी बनाएंगे और वाई एक्सिस भी बनाएंगे। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आनी है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? 10। तो आपने वाई एक्सिस में 10 तक डाटा को कवर करना है या 100 तक जाना है? 10 तक जाना है। तो बच्चों अगर आपके पास वाई एक्सिस में 5 डब्बे हों तो हर डब्बे का स्केल क्या रखेंगे? सोच के सोच के सोच के, डब्बे कितने आपके पास हैं? कितने डब्बे? स्केल स्केल बनाना सीखा था ग्राफ बनाते वक्त? याद करो याद करो। आपने 10 तक जाना है। एक बॉक्स किसके बराबर रखेंगे? अकल आ गई सबको? या 1 2 3 4 करते जाएं? अगर 1 2 3 4 करेंगे तो क्या होगा? समझ आ रही है सबको? नहीं समझ आई? अच्छा जी, अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस में डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है? 50 से। जबकि हमें पता है कि डाटा 0 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा 0 से शुरू होता है ना। बोलो तो सही, ग्राफ हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। अच्छा, तो पहला डब्बा बनाएंगे 0 से 50 या 0 से 10? अगर 0 से 10 बनाएंगे तो फिर अगला फिर क्या बनेगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, उसमें कोई डाटा है? वो सारा हिस्सा तो खाली गया। समझ आ गई सबको? तो पहला डब्बा फिर क्या करेंगे? 0 से 50। तो फिर अगला डब्बा, अगला तो फिर 50 से 100 होगा ना, क्योंकि एक डब्बा 50 यूनिट के बराबर रख रहे हो। पहला 0 से 50 है तो अगला 50 से 100 होगा। तो फिर सारा डाटा दूसरे डब्बे में ही आ गया। और समझ आ गई? अगर 0 से 10 करें तो 50 के बाद जाके डाटा शुरू होगा, और अगर 0 से 50 करें तो सारा डाटा अगले डब्बे में खत्म। ये हो गया, तो ये तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ पे फिर हमें स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि एक डब्बा 10 यूनिट के बराबर है कि 50 के बराबर है। सोचो 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 सोचो। अगर 10 के बराबर है तो आधा ग्राफ खाली है आपका। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सारा ग्राफ खाली है क्योंकि डाटा है ही नहीं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 50 की बजाय 150 लिखा होता तो 0 से लेके 150 तक सारा कुछ खाली। सोचो 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 सोचो। समझ आ रही सबको? तो बच्चों ऐसे सिनेरियो में हम ये करेंगे कि हमें पता है कि हर डब्बा 10 यूनिट का बनाएंगे, हर डब्बा, लेकिन 0 से लेकर 50 तक के डब्बे क्या है? खाली। तो बच्चों उसको हाइड करने के लिए हम ये एक निशान बनाते होते हैं।
इस निशान का मतलब यह है कि 0 से लेकर 50 तक डाटा कोई नहीं था, हमने उस ग्राफ के हिस्से को हाइड कर दिया। ग्राफ के उस हिस्से को क्या कर दिया हमने, मतलब ग्राफ बना हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्योंकि हमने स्केल 10 यूनिट का रखा। लेकिन चूंकि उस एरिया में कोई वैल्यू थी नहीं, तो इस हिस्से को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। और समझ आ गई बात? अच्छा, तो अब पहली वैल्यू 0 के बाद जो शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी, 50 से, और फिर अगली 60, फिर फिर 100 तक डाटा का। तो समझ आ गया जी आपको, स्केल समझ आ गया सबको? अच्छा, अब 50 से लेकर 60 तक कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो 50 से लेकर 60 तक हाइट कितनी रखेंगे, तो सबको समझ आ गई। 50 से लेकर 60 तक हाइट क्या रखेंगे, 5। हजम 60 से 70, 7, ऐसी है। तो 60 से 70 क्लास की बच्चों हाइट क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक हो गया जी। 70 से 80 की हाइट क्या रखेंगे, 10। 80 से 90 की, और 90 से 100 की। तो सबको समझ आ गया जी। और ग्राफ सबको समझ आ गया, हिस्टोग्राम में क्या करना है समझ आ गया। अच्छा चलिए बच्चों, अब अगला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लिखा सबने? ठीक है जी बच्चों, डाटा वही है जो ऊपर लिखा हुआ था, बस फर्क यह है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो मिड पॉइंट अगर आपको सवाल में ना दिए जाए तो क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना, और अगर आपको क्लास लिमिट दी होती तो पहले क्लास बाउंड्री बनाते। तो लगाइए सबको, जरा शाबाश, मिड पॉइंट निकालें जल्दी, अगर नहीं निकाले तो। मिड पॉइंट निकालें, शाबाश 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 शाबाश।
हाँ जी। अब बच्चों वंस अगेन वही मसला है कि आपने डाटा शुरू करना जीरो से। कहाँ शुरू करना है? वाई एक्सिस में कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो स्केल कौन सा बनाएंगे? 2 4 6 8 10 ऐसी है। अच्छा, अब बच्चों एक्स एक्सिस पे हम 0 से 50 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 55 तक ऐसी है। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग 45 तक जाएंगे। ठीक है, ये 45 क्यों आया मैं आपको बाद में समझाता हूँ। 0 से लेकर 45 तक कट लगा देंगे। तो पहला मिड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? 45। अगला, फिर अगला, फिर 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 95 बना लिया सबने। अब बच्चों पहली क्लास का मिड पॉइंट क्या है? और फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों 55 के सामने और 5 के सामने आपने एक डॉट लगा लेना। समझ आ रही है? ये डॉट किस किस के सामने है? एक्स एक्सिस में 55 के सामने और वाई एक्सिस में 5। क्लियर है सबको? ठीक हो गया जी। अगली क्लास 65 और फ्रीक्वेंसी। शाबाश 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 शाबाश, लगा ले। सारे डॉट लगा रहे हैं, जल्दी करें। हो गया जी। अच्छा, तो बच्चों अब आपने करना यह है कि इन सबको आपने ज्वाइन कर देना है। समझ लगी आप? वो बना ली सबने? अब बच्चों अगर इस तस्वीर को गौर से देखो ना, ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ है जो हवा में खड़ा है। ऐसी है। अच्छा, अब पॉलीगॉन का लफ्जी मानी आप लिखना, शाबाश। पॉलीगॉन का मतलब होता है मैनी साइडेड क्लोज शेप। मैनी साइडेड क्लोज्ड शेप। पॉलीगॉन का मतलब क्या है? मैनी साइडेड क्लोज शेप। फिर और अगर आप गौर से देखें ना इस तस्वीर को, तो ये तो क्लोज शेप नहीं है। तो फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसको क्लोज करने का जरा तरीका सीखें। फर्ज करो बच्चों, इस डाटा के पीछे, इस क्लास के पीछे अगर कोई क्लास होती तो वो क्या होती? 40 से 50 होती और उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती।
सोचो सोचो सोचो, तो पीछे तो कोई डाटा था ही नहीं। अगर पीछे कोई डाटा होता तो वो यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ रहा होता। क्लियर। और मिड पॉइंट क्या होता? तो बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट 45 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, उसका मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? 0 है। और इस डॉट को और इस डॉट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दे। समझ आई? अब इसी तरीके से बच्चों इसके आगे क्लास बनाए। 100 से फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट 105। तो बच्चों यहाँ पे एक डॉट आ रहेगा, और इसे ज्वाइन कर लो। समझ आई सबको कि नहीं समझ आई? क्लियर। अब बच्चों उसके बाद अगला ग्राफ है ओजाइव। खामोश। अगला ग्राफ क्या है जी? ओजाइव। जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओजाइव नेक्स्ट सेक्शन पे क्या लिखना है? हायर क्लास बाउंड्री। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है आपने क्यूमुलेटिव दो तरह की पढ़ी हुई है, लेस देन और। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होगा? लेस। ये भी नोट करना चाहिए। नोट कर लिया जी? हाँ जी। डाटा बच्चों अभी भी आपके पास वही है जो ऊपर था। पहली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 60। फ्रीक्वेंसी क्या है? अगली क्लास। और फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ये सारा डाटा ऊपर वाला ही है। लेकिन अब आपको वाई एक्सिस पे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा फिर। बनाया जरा, शाबाश। हाँ जी, हो गया जी? अब बच्चों आपने सबसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो कवर करनी है? 10। कहाँ तक जाना आपने? और फर्ज करो आपके पास डब्बे अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 डब्बे हैं। तो एक बॉक्स कितने यूनिट के बराबर रखे हैं? 4 के। और अगर 5 के बराबर रखे तो 32 तक पहुंच जाएंगे। तो स्केल क्या रखेंगे बच्चों?
ठीक है, सबको समझ आ रही है? बोलो 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 बोलो। नहीं समझ आई? डब्बे कितने हैं आपके पास? 6। जाना कहाँ तक है? 32 तक। तो 4 का स्केल रखेंगे, 5 का, ठीक है, सोच के। तो 6 का स्केल रखेंगे तो फिर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? आवाज नहीं आ रही। बनाए जरा, शाबाश, स्केल बनाए। हाँ? क्यों? तो जितनी क्लासेस हैं वो तो एक्स एक्सिस पे होंगी ना, वाई एक्सिस पे थोड़ी होंगी क्लासेस। क्लासेस कहाँ भी होंगी? हाँ भी बना लिया जी। अच्छा, अब वंस अगेन बच्चों, आपका ये ग्राफ शुरू होगा जीरो से ही, ऐसे ही है? बोलो 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 बोलो। लेकिन आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी बाउंड्री लेनी है? हायर। तो पहली क्लास की हायर बाउंड्री कौन सी है? वो 60 है कि 50 है? ध्यान नाल 50 है कि 60 है? लड़ाई होगी। 50 है कि 60 है? फिर आवाज आ रही है 50 की। 60 है। नजर आ रहा है? अक्खा वाले हो, अक्खा काम कर रही हैं? तो जो 40 से 50 लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ? वो पिछले अभी जो करके आए हैं उसमें तो डाटा ही कोई नहीं। डाटा जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 50 से 60 वाली क्लास में, उसकी हायर बाउंड्री लेनी है हमने। और वो कौन सी है? हाँ, अब 50 के लिए जगह छोड़ देंगे फिलहाल। वो क्यों छोड़ेंगे, वो आपको पता है क्यों छोड़नी है। लेकिन डाटा 60 से शुरू हो रहा है, ऐसी है। तो पहली बाउंड्री 60 होगी, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। बना रहे शाबाश। हाँ जी। वो बना रही है सबने? अच्छा जी, अब देखो जरा कि पहली क्लास की हायर बाउंड्री क्या है? 60। उसमें फ्रीक्वेंसी देखनी है कि क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी? आवाज नहीं आई। क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। तो 60 के सामने 5 देखना है आपने, ऐसी है ना? सोचो 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 सोचो। और अगली क्लास में 70 के सामने 12, 80 के सामने 22। तो 22 ये 24 से पहले ही आएगा ना? 18 और 24 के सेंटर में आएगा 22। अगला 30 पे आएगा के नीचे?
यहाँ भी आएगा। उसके बाद 100 में 32। सोच लो सोच लो सोच लो। और एक लागी सबको। तो ये डॉट बन गए बच्चों। अब इनको भी आपने ज्वाइन कर देना है। कर दिया ज्वाइन। अच्छा। अब वंस अगेन बच्चों, और जाइव का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? और पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? इसको भी क्लोज करना होगा। वंस अगेन सोचें, अगर 50 और 60 के पीछे कोई क्लास होती तो क्या होती? उसकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो। समझ आ गई? अब उस क्लास की हायर बाउंड्री कौन सी होती? 50। और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? जीरो। तो डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। समझ आ गया सबको? अब 100 से अगली क्लास सोचें। 100 से 110 फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो। सोच के अब पता नहीं आंखें हैं कि दिमाग, किस में मसला है? हाँ जी, 0 जमा 32 जीरो। सर मेडिकल से हैं, 0 जमा 32 जीरो ही होता है। हाँ भाई, 32 में 0 जमा करें, जीरो। जीरो। सर जीरो हर चीज को जीरो कर देता है। मेडिकल में तो हमने यही पढ़ा है। सोचो। तो इसका मतलब बच्चों, इसके आगे आप जितनी मर्जी क्लासेस बना लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी जीरो नहीं होनी। फ्रीक्वेंसी चाहे जीरो हो। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। तो बच्चे इसका मतलब है, इससे आगे जितनी मर्जी क्लासेस बना लें, ये लाइन हमेशा ऐसे चलती रहेगी, कभी जीरो पे नहीं जाएगी, जितनी मर्जी क्लासेस बना लें। ये ऊपर जा सकती है, नीचे कभी नहीं आ सकती। नहीं समझ रहे? इसमें कोई चीज जमा हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। तो अब दो सर्कमस्टांसेस हैं। पहला ये है कि पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज शेप, और ये क्लोज नहीं हुई अभी, ये क्लोज है। और आप इसको जितनी मर्जी आगे क्लासेस बना ले, क्लोज नहीं हो सकती। असूली तौर पे ये जीरो पे नहीं जा सकती। लेकिन पॉलीगॉन का मतलब क्या है? कि क्लोज करो। अब असूल और प्रेजेंटेशन दोनों में से किसी एक चीज को हम चूज कर सकते हैं। असूली तौर पे क्लोज नहीं हो सकती, लेकिन पॉलीगॉन का मतलब क्या है? क्लोज। किसी एक को पकड़ना होगा, किसी दूसरे को छोड़ना होगा। किसको पकड़े किसको छोड़े? एक तरफ असूल है और एक तरफ प्रेजेंटेशन। असूली तौर पे क्लोज नहीं हो सकती, सीधी सी बात। अब असूल पे डट जाएं या पॉलीगॉन को गौर से देखें, तो पॉलीगॉन का तो मतलब यही है, क्लोज शेप। हाँ। क्या बोल रहे हैं जो आज तक कभी असूल से खड़े नहीं हुए? चेक करो, इस कौम के हालात चेक करो। हैं? अच्छा, असूली तौर पे कभी क्लोज नहीं हो सकता, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या कह रही है? पॉलीगॉन का मतलब ही क्या है? अब यहां पे आप डाटा अगले बंदे को प्रेजेंट कर रहे हो, अगले बंदे को प्रेजेंट कर रहे हो, वो कहीं मिस गाइड ना हो जाए। प्रेजेंटेशन का मतलब यही है ना, आपको याद होगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगले बंदे को समझ आना चाहिए जो आप समझाना चाहते हैं। समझ लगिए? आप उसको डायग्राम दिखाएं और वो कहे की बनाया तू सभी पॉलीगॉन, तो दिमाग ठीक है, एनू पॉलीगॉन कहते हैं। वो आप बेइज्जती करना शुरू कर दे। 100 बंदा बैठा है, 100 बंदे सामने थोड़ी बेइज्जती हो रही। बात सुन लगी? तो क्या आप 100 बंदों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे? नहीं सर, चूंकि असूली तौर पे आगे जितनी मर्जी क्लासेस बनाते हैं, आंसर कभी 32 से नीचे नहीं जाना था,
तो लिहाजा हम क्लोज नहीं कर सके। तो जो बात आप उसको समझा रहे हैं उसको समझ आएगी। अभी 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 आपने भी 32 में जीरो जमा करके जीरो कर दिया था, तो उसको समझ आ रही। आप तो फिर भी कोई 12 जमाते पढ़ चुके हैं, और समझ आ रही बात है। ठीक हो गया। तो बच्चों प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन को प्रेफर किया जाएगा। असूल को फिलहाल साइड पे कर दो। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है यहाँ पे? एक क्लोज शेप होनी चाहिए। असूली तौर पे होती है या नहीं होती वो अलग बहस है, होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, हमने डाटा प्रेजेंट करना है, अगला बंदा कहीं मिस लीड ना हो जाए। तो बच्चों फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से नीचे ग्राफ परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आगे क्लास बनाने का फायदा कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे बच्चों 110 लिखूं, यहाँ पे 110 लिखूं, तो क्या मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ? कोई फायदा ही नहीं है। और समझ आ गई बात की? तो बोलो तो सही। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।